दोस्तों, हम लद्दाख में तो घूम चुके हैं, लेकिन इन दिनों हमने जो लद्दाखी व्यंजन चखे उसके बारे में कोई बात नहीं की। तो बस इस एपिसोड में हम निकले हैं लद्दाखी फूड ट्रेल पे। हम लद्दाख श्रीनगर होते हुए गए थे और रास्ते में जो हमने खाना खाया, शुरुआत वहीं से करते हैं। श्रीनगर से निकल के हम ले जा रहे हैं, रास्ते में द्रास में रुके हैं, वॉर मेमोरियल के बाहर। वहाँ जो ढाबा है वहाँ हमें कश्मीरी कावा मिला है, तो वो चख के देखने वाले हैं। मैंने कभी पहले चखा नहीं है, पहली बार चखने वाला हूँ। कश्मीरी कावा बनता है ग्रीन टी से। ग्रीन टी को आमतौर पे हम इन्फ्यूजन के तौर में पीते हैं, यहाँ उसे उबाला जाता है और अलग अलग किस्म के मसाले डाले जाते हैं। देखते हैं कैसा है। थोड़ा गर्म है, 2 मिनट के बाद पी के देखना पड़ेगा। अब थोड़ी पी चुका हूँ और आपको बता सकता हूँ इसमें क्या क्या है। केसर डाला हुआ है, थोड़ी बादाम है और चीनी भी डाली हुई है, जिसकी वजह से स्वाद उसका मीठा हो गया है। चाय जैसा नहीं लगता, चाय से काफ़ी अलग है, मीठा स्वाद है इसका। कारगिल से ले जाने के रास्ते में लामायुरु मठ के कुछ किलोमीटर आगे खालसी शहर पड़ता है। वहां हम रुके थे सामियास गार्डन रेस्टोरेंट में। और जैसे नाम से ही पता चलता है, आप एक बाग के बीच बैठ के खाना खाओगे। हमने वेज थाली मंगाई, जिसमें रोटी, दाल, चावल, सब्जी सब कुछ था और सारा खाना अच्छा था। ये अनुभव आप सेब के पेड़ों के नीचे बैठ के ले सकते हो। अफसोस, सारे सेब गिर चुके थे, इसलिए हम उन्हें अपने हाथों से तोड़ नहीं पाए। लेह में खाने का मुख्य स्थान उसका मार्केट है। अब इसे मार्केट कहो या मॉल रोड, आपको यहाँ हर प्रकार का खाना मिल जाएगा और हमें खाना था लोकल। लेह में पहुंच के हम द खाम्बीर करके एक रेस्टोरेंट में आए हैं, जो लेह मार्केट में ही है और जहां लोकल लद्दाखी खाना मिलता है। यहाँ बैठने की व्यवस्था नीचे टेबल और कुर्सियों पे है और खाना आपको सेल्फ सर्विस सिस्टम पे ऑर्डर करना है। हमने हमारे लिए 3 चीज ऑर्डर की है। पहली है स्क्यू। स्क्यू एक तरह का पास्ता होता है, लेकिन वहाँ जो पास्ता होता है वहाँ आटे को अंगूठे से ऐसे दबा के ऐसे गोलाकार में परोसा जाता है। पहले स्क्यू चख के देखते हैं। स्वाद बहुत अच्छा है, मसाला एकदम बराबर प्रोपोर्शन में डाला है। सिर्फ जो पास्ता है वो थोड़ा मोटा है, ऑब्वियसली हाथ से बनाया है, जो मशीन मेड नहीं है। एकदम आपको पतला पास्ता मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन स्वाद दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सब्जी के साथ सब्जी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। एक गुजराती डिश है दाल ढोकली करके, अगर आपने वो खाई है तो बस समझ लीजिए स्क्यू उसका लद्दाखी भाई है। उसके बाद दूसरी आइटम है खाम्बीर। खाम्बीर एक लोकल ब्रेड है यहाँ। उसकी जो चमड़ी होती है वो थोड़ी कड़क होती है, क्रस्टी होती है और उसे गर्म खाना पड़ता है। अब आ गया है खाम्बीर, फार्म फ्रेश खाम्बीर। दिखने में बिल्कुल फलाफल और पीटा ब्रेड जो हम खाते हैं वैसा ही है। अंदर मुझे दिख रहा है कि फार्म फ्रेश वेजिटेबल्स डाले, टमाटर दिख रहे हैं, खीरा दिख रहा है, लेटस दिख रहा है और ये गोभी है। चख के देखते हैं इसे। मुझे लगा था कि ब्रेड थोड़ा मोटा होगा, चबाने में तकलीफ हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत मस्त लग रहा है। और हाँ, बिल्कुल फलाफल पीटा ब्रेड की तरह आपको संभाल के खाना पड़ेगा, अंदर का माल बाहर न गिर जाए।
मैं एक्चुअली चटनी के साथ खाना भूल गया। चटनी में लहसुन है और टमाटर है। देखिए चटनी के साथ कैसा लगता है। चटनी हल्की तीखी है लेकिन स्वाद को एकदम अलग कर देती है। चटनी के साथ खाइए और अच्छा लगता है। और जो तीसरी आइटम हमने ऑर्डर की है वो थेंथुक है। अब थेंथुक क्या है वो बताने से पहले मुझे आपको बोलना पड़ेगा कि थुक्पा क्या होता है। थुक्पा एक जनरल डिश का नाम है जिसमें होता है सूप, नूडल्स और फिर जैसे चाहिए वैसे सब्जी या फिर मीट डाल के आपको मसाले में बना के देते हैं। तो थुक्पा का ही एक वर्जन होता है थेंथुक, जहां नूडल्स की जगह पे हाथ से बनाए हुए फ्लैट नूडल्स डाले जाते हैं जो वैसे पास्ता जैसे लगते हैं। तो हमने थेंथुक मंगाया है। थोड़ा गरम लग रहा है, 2 मिनट के बाद जरा चख के देखते हैं कैसा है। सब्जी में मुझे गाजर दिख रहा है और ये है पालक। अच्छा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में हम दूसरी जगहों पे भी ये चखने की कोशिश करेंगे और हर जगह पे स्वाद अलग अलग मिलना चाहिए तो ही मजा आएगा। जो ऊंचाई वाले पर्यटक स्थल होते हैं वहां आपको एक जर्मन बेकरी जरूर मिल जाएगी, जैसे हमें यहाँ लेह में मिली है। लेह मार्केट के पास ही में थी। और जर्मन बेकरी का नाम लो तो सबसे पहले दिमाग में सिनेमन रोल आता है। तो हमने एक सिनेमन रोल मंगाया है और दूसरी आइटम हमने जो ली है वो है एप्रिकॉट क्रम्बल। एप्रिकॉट जो यहीं लोकली उगते हैं, हमने वहीं से पार्सल करवा लिए और अब आके होटल के रूम में खा रहे हैं। थोड़ा ड्राई है शायद मौसम की वजह से, लेकिन स्वाद डिसेंट है। चखने जैसी चीज ये है एप्रिकॉट क्रम्बल। एप्रिकॉट का बिल्कुल स्वाद आ रहा है और शक्कर भी सही मात्रा में डाली हुई है। मजा आ गया। कल मुझे लग रहा है एक और लाके खाना पड़ेगा। आपको एक नई आइटम दिखाता हूं। ये है चुरपे। ये आपको कोई भी किराने वाले के पास मिलेगी और ये बनती है याक के दूध से। याक का जो दूध होता है उससे लस्सी बनाई जाती है और फिर उस लस्सी को सुखाया जाता है। जब सुखाते हैं तभी एक आदमी को वहाँ उपस्थित रहना पड़ता है, क्योंकि वो सुखाई हुई लस्सी को कोई भी कौवा कोई भी चिड़िया उड़ा के लेके जा सकता है। फिर ये अलग अलग फॉर्म में आपको मिल सकती है। आपको पाउडर फॉर्म में मिल सकता है, शक्कर के साथ, बिना शक्कर के। हमने ऑब्वियसली शक्कर के साथ लिए क्योंकि हम डायरेक्टली खाने वाले हैं। तो बिना शक्कर की होती है, वो आप पानी में डालते हो, थुक्पा में डालते हो, उसके साथ खा सकते हो। अब चख के देखते हैं। बहुत कड़क है। याक के दूध से जो चीज बनता है उसकी यही स्पेशलिटी होती है। आप चबाते जाओ, वो खत्म ही नहीं होता। आप 2-2 घंटे तक इसे चबा सकते हो। स्वाद भी इसका हल्का मीठा है, ज्यादा मीठा नहीं है। तो अगर आपको याक का दूध पसंद है तो ये भी पसंद आ सकता है। अक्वायर्ड टेस्ट है ये, सबको शायद पसंद ना आए, मुझे तो आया है। तो आमतौर पे कोई भी रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ पहले से रिसर्च करने की कि वो डिशेस क्या है, कैसी होने वाली है, खास करके जब कोई नई डिशेस हो। लेकिन यहाँ फिरते फिरते लेह मार्केट में हमें एक बकवीट करके रेस्टोरेंट मिली है। यहाँ ऐसी डिशेस है जिनके बारे में मैंने सुना ही नहीं है। एक तो ये बकवीट से बनी हुई है, दूसरा ये बाल्टी व्यंजन है। अब इनके नाम कैसे है जिनके मैं उच्चारण भी ढंग से कर नहीं पा रहा था। अब मैंने कौन सी डिशेस ऑर्डर की है मैं आपको कहता हूँ, मुझे पढ़ के सुनाना पड़ेगा, मुझे उनके नाम भी पता नहीं है। एक है चनी बल्ली, दूसरा है बकवीट वेज कैसीर
मैं पहले इसे केसर कह रहा था, लेकिन यहाँ के मालिक मोहम्मद हनीफ जी ने मुझे कहा कि ये केसर नहीं केसीर है। और जो तीसरी चीज़ हमने ऑर्डर की है वो है ग्रांगथूर। अब ये डिश किस चीज़ से बनती है, कैसी होती है, उसकी बातें हम मोहम्मद जी से करेंगे जब डिश आ जाती है। मैं बल्तिस्तान से बिलोंग करता हूँ सर। एक्चुअली में 1971 से पहले जो है हमारे 5 गांव सर तुर्तु इलाके के, वो 5 गांव पीओके में थे सर। तो उसके बाद जो है 1971 में सर हमारे एक कर्नल साहब थे सर, कर्नल रिंचन सर, वो भी नुब्रा वैली से बिलोंग करते थे सर। तो उन्होंने रिकैप्चर किया सर हमारे 5 गांव को सर। तो हमारा 70% पॉपुलेशन जो है अभी पीओके में कब्जा करके, अवैध कब्जा करके बैठा हुआ सर पाकिस्तान ने। हमारा 30% जो है इंडिपेंडेंट होके 1971 में स्वयं अपना हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ है सर। तो हमने क्या क्या ऑर्डर किया है, आई थिंक सबसे पहले उसका सही उच्चारण हमें बताइए, उसका सही प्रोनाउंसिएशन हमें। इसको जो है सर बकवीट किसीर कहते हैं सर। अच्छा, ठीक है। जो अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो इसको बकवीट ब्रेड कहते हैं सर। ठीक है। और दूसरा आपने किया सर छनी बाले सर। छनी बाले में सर बकवीट और बार्ले का अनाज होते हैं सर, और उसमें जो है याक चीज होगा सर, लोकल मटर होगा सर, लोकल वेजिटेबल्स होगा, और जितना भी जो हमारे खाने में सर लोकल बस्ती और लद्दाखी, क्योंकि बस्ती और लद्दाखी को फर्स्ट कजन ब्रदर मानते हैं सर, क्योंकि हमारा सर कुछ सिमिलर है सर। लंगेज सर, हमारा खान पान सर, हमारा रहना सहना लद्दाखी और बल्ती का सेम है सर। यहाँ हमारे लद्दाख में जो है सर छंतुक कहते हैं सर, और बल्ती लंगेश में जो है छनी बाले कहते हैं सर। तो हमारे जितना भी लद्दाखी लोकल और बस्ती लोकल डिश है सर, उसमें हमारा लोकल एग्रीकल्चर के मसाले है सर, और पहाड़ों से हम कुछ मसाले चुन के लाते हैं सर, वो है सर। दूसरी चीज जो है सर, हमारे जितना भी खाने हैं सर, लोकल खाने हैं, उनमें हम बकवीट ही यूज करते हैं सर। इवन हमारा मोमोज में भी सर हम बकवीट यूज करते हैं सर। उसमें हम 30% कुछ वो मिलाते हैं सर, क्योंकि लोकल आटा सर, वो भी मैदा नहीं मिलाते सर, हम लोकल आटा मिलाते हैं सर। क्योंकि अगर 30% नहीं मिलाए तो सर हमें प्रॉपरली जो आपने मोमो का शेप देखा होगा, शेप में नहीं आता है सर, मोड़ नहीं पाता है सर, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है सर। तो बाकी हमने पिज्जा भी रखा हुआ सर, क्योंकि आजकल के जनरेशन जो है ज्यादातर अट्रैक्शन हुआ है सर पिज्जा की ओर सर, फास्ट फूड की और अट्रैक्शन हुआ। तो मैंने काफी मेहनत करने के बाद सर पोलैंड से एक मेरा गेस्ट आए थे सर, उन्होंने मुझे बताया सर कि बकवीट का जो है बेस फ्रेश कैसे बनाते हैं। तो बकवीट का बेस जो हम इधर अपने फ्रेश बना के लोगों को हम पिज्जा भी सर्व करते हैं सर अभी इस टाइम पर सर। और जो तीसरी चीज हमने ऑर्डर की है वो क्या है? हाँ सर, वो ग्रांगथूर है सर। एक्चुअल में जो है वो बल्ती चटनी है सर, चटनी है सर। ग्रांगथूर में भी आपको फ्रेश दही है सर, फ्रेश दही के साथ जो है सर बकवीट का वेजिटेबल्स होगा सर, और लोकल हिमालयन हर्ब्स है सर, और उसमें कोई पैकेट मसाले वगैरह हम एडिट नहीं करते हैं सर। और बाकी आपने पूछा था सर इसके बारे में सर, हेल्थ बेनिफिट के बारे में सर। ये आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हो, बकवीट हेल्थ बेनिफिट लिखेगा तो आपको कोरियन, रशियन, पोलैंड वगैरह के बड़े बड़े एक्सपर्ट आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे सर इसका क्या हेल्थ बेनिफिट है। तो इसका सबसे पहले ये बकवीट रेस्टोरेंट का मेनू है, इसके आगे मैंने पूरा ब्रीफिंग लिखा हुआ है शॉर्टकट में। तो सबसे पहले हमारे हड्डियों को बहुत मजबूत बनाते हैं। दूसरा हमारे हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये, और ये एंटीऑक्सीडेंट है बकवीट जो है। और अदर जो है हेल्थ बेनिफिट 100+ जो है इसका हेल्थ बेनिफिट है, वो लोग आप नेट पे भी देख सकते हो, बाकी हमारे साइट पे भी हमने पेस्ट किया हुआ है इसका हेल्थ बेनिफिट कितना है। तो बकवीट जो है हमारे पुराने जो है आबा व अजदाद जो है हमारे बाप दादाओं ने यही खा के आज तक उन्होंने सेहत रखी, और मेडिसिन जो है ना के बराबर ही खाया है उन्होंने। फॉरेन में तो बहुत अवेयरनेस है बकवीट के बारे में, मगर अपना इंडिया में थोड़ा कम अवेयरनेस है। तो मैं सभी को कहना चाहता हूं कि हम हमारे रेस्टोरेंट में, मेरा रेस्टोरेंट नहीं सभी रेस्टोरेंट में ज़्यादा से ज़्यादा हम बकवीट यूज़ करने की कोशिश कर दीजिए, क्योंकि हमारे देश के लोगों के सेहत का ख्याल रखना भी एक देश सेवा है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि बकवीट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और मैं सरकार से भी गुजारिश करता हूँ कि हो सके तो आर्मी को भी सप्लाई कर दीजिए। जी सर। तो हम तो सिर्फ यहाँ 4-5 दिनों के लिए पर्यटक बन गए हैं, 4-5 दिनों में कुछ नहीं होने वाला, लंबे अरसे तक बकवीट, लंबे अरसे तक थोड़े हमें लंबे अरसे तक खाना है सर, क्योंकि अगर ये लद्दाख जैसे इलाके में हम इसको
थोड़ा डेवलप करे या इसको अवेयरनेस करे लोगों को पैदावार के लिए, तो हम अपने देश में हर जगह जो है सप्लाई कर सकता है। क्योंकि लद्दाख में बहुत ही ज्यादा जमीन है, लद्दाख के लोग मेहनती है और लद्दाख के लोग खिदमत गुजार है, इंडियन आर्मी के साथ हमेशा कंधे से कंधे मिला के काम करते हुए आए देशभक्त लोग हैं। तो हमारे अगर लद्दाख में हम इसको पैदावार को थोड़ा सरकार बढ़ावा दे तो बहुत ही अच्छा होगा सर। फिर आगे भी हम इसको अभी कम है सर, क्वांटिटी कम है तो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, 800 रुपये पर केजी पड़ता था स्टार्टिंग। अगर फिर भी शॉर्ट होता है तो फिर हमें 1200 रुपये केजी दे के भी इसको खरीद के लाना पड़ता है। तो ज्यादा पैदावार होगा तो ये ऑटोमेटिक इसका रेट भी गिर जाएगा और सस्ते भी हो जाएगा, लोगों को सस्ते में भी मिल जाएगा सर ये। जी तो खाना स्वादिष्ट तो दिख ही रहा है, अब सेहतमंद भी हो गया है। सेहतमंद भी है सर, जी, बहुत ही जी। हेल्थ बेनिफिट है सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जी। चख के हम अब हमारे श्रोता को बताएंगे कि Thank you, कैसा sir. लग रहा है। या थैंक यू। थैंक यू सो मच। पहले मैं केसर को चख के देखता हूँ ऐसे ही। अब इसे ग्रांगथूर के डुबो के खाते हैं। अगर ऐसे खाओगे तो थोड़ा आपको सूखा लगेगा, ग्रांगथूर के साथ खाओगे तो बहुत ही अच्छा है, बहुत सुपर्ब है। और अब इसे छनी बले एकदम गर्मा गर्म है। अगर आपको समान स्वाद कहूँ तो ये करीब करीब स्वीट कॉर्न सूप जैसा है। ऑब्वियसली जो इंग्रेडिएंट्स है वो स्वीट कॉर्न सूप के नहीं है, लेकिन स्वाद थोड़ा बहुत आप कह सकते हो उसके जैसा है। लेकिन ठंड में जब ये पीते हो तो अंदर से गर्मी पहुंच जाती है। तो अगर ले आ रहे हो तो ले मार्केट में ये दुकान बकवीट रेस्टोरेंट ज़रूर ढूंढे और यहाँ आके आप खुद मोहम्मद हनीफ जी से बात कीजिए। उनके पास इन खानों के बारे में और बाल्टिस्तान के बारे में कई कहानियां हैं। अब लद्दाख से निकल के हम जा रहे हैं पैंगोंग की ओर। चांगला से हम आगे निकले पैंगोंग की तरफ। एक जगह पे रुके हैं जहां हमें याक का दूध मिला है पीने के लिए। आपको चख के बताता हूं कैसा है। स्वाद में इतना अलग नहीं है गाय के दूध से, लेकिन थोड़ा गाढ़ा है, थोड़ा क्रीमी लग रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि याक इतना विशाल पशु है, लेकिन फिर भी गाय के मुकाबले आधा दूध देता है, इसलिए उसका दूध थोड़ा महंगा पड़ता है। पैंगोंग के रास्ते में आपको खाना खाना है तो दुर्बुक में आपको कई सारी रेस्टोरेंट्स मिल जाएगी। इतने दिनों से जो अलग अलग लद्दाखी व्यंजन चख रहे थे कि मोमोज खाने का मौका ही नहीं मिला। अब इच्छा पूरी कर ली और साथ में मंगाया था पुलाव। पैंगोंग में जो रहने की व्यवस्था है उसके बारे में हमने पैंगोंग के एपिसोड में बात की है। अब वहां के खाने की बात कर लेते हैं। अब यहाँ का जो खाने का सिस्टम है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप भी मेरी तरह आओगे और लगभग यहाँ पे कॉटेज में रुकोगे। कॉटेज टेम्पररी होते, लकड़े के बनाए हुए, और जो खाना होता है वो पैकेज में ही इंक्लूडेड होता है। सीजन के लिए वो लोग कॉटेजेस खोलते हैं और सीजन के बाद उन्हें बंद करके चले जाते हैं। जो खाना होता है वो एकदम बेसिक होता है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, और अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसमें। लेकिन एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है और बहुत रोचक चीज़ है, वो है कि यहाँ पर ज़्यादातर कॉटेजेस में नॉनवेज नहीं मिलता। वो क्यों है? वो इसलिए कि यहाँ पर बिजली सिर्फ कुछ घंटों के लिए मिलती है, शाम को 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। तो ऐसी सूरत में वो लोग फ्रीज़र रख नहीं पाते जहाँ मांस रखा जाए, वरना मांस बिगड़ जाएगा अगर फ्रीज़र बंद हो गया तो। इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर आपको वेज कॉटेजेस ही मिलेंगे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शायद अंडे मिल जाए, लेकिन उसके अलावा आपको नॉनवेज नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगले हफ्ते हम भारत के एक दूसरी जगह पे घूमने जाने वाले हैं, इसलिए एक नई सीरीज शुरू होगी। उसे देख के भी आपको जरूर मजा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।